नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक जरूरी बात, इस क्लास की पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, आज के इस डीप डाइव में हम बात करेंगे 8 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर खबर के पीछे की जो कहानी है उसकी गहराई में उतरेंगे, उसको समझेंगे। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी जरूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान कॉन्सुलर अग्रीमेंट से लेकर टाइगर मोर्टेलिटी रिपोर्ट, ब्रिक्स का नया दौर और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच के कॉन्सुलर अग्रीमेंट की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार सामने आता है और वो है मछुआरों की गिरफ्तारी। चलिए इसके पीछे के कानून को और इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर समुद्र में ऐसा क्या होता है कि इंडियन और पाकिस्तानी मछुआरे इतनी बार अरेस्ट हो जाते हैं। देखिए, इसकी जड़ जमीन पर नहीं, समुद्र में है, जहां बॉर्डर्स दिखाई नहीं देते। तो आइए उस इंटरनेशनल लॉ को समझे जो इन समुद्री सीमाओं को डिफाइन करता है। तो इस सब की नींव है 2008 का काउंसुलर अग्रीमेंट। ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। इसका मेन मकसद यानी कि मेन गोल ये है कि जो भी सिविलियन प्रिजनर्स या मछुआरे एक दूसरे के देश में पकड़े जाते हैं, उनकी लिस्ट साल में 2 बार एक्सचेंज की जाए। इससे उनके अधिकारों की रक्षा होती है, खास करके उन मछुआरों के लिए जो अनजाने में बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1994 से, जब यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लॉजेस लागू हुआ। इसने समुद्री सीमाओं के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया। फिर इसी के बेसिस पर 2008 में इंडिया और पाकिस्तान ने अपना ये खास कॉन्सुलर एक्सेस अग्रीमेंट साइन किया। और अगर हम 2014 से अब तक के डेटा को देखें तो लगभग 2661 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है। तो साफ है कि ये अग्रीमेंट काम कर रहा है। अच्छा, तो ये समुद्री बॉर्डर बनते कैसे हैं? इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले होती है बेसलाइन, यानी समुद्र का किनारा। वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है टेरिटोरियल सी। इस पर देश का पूरा कंट्रोल होता है। पर जो सबसे जरूरी है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ। ये बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर तक जाता है। इस जोन में उस देश को मछली पकड़ने से लेकर तेल निकालने तक सारे इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं। अब प्रॉब्लम तब होती है जब मछुआरे अनजाने में इस 200 मील की लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। और ये चैलेंज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। 7,516 किलोमीटर्स। इतनी लंबी है इंडिया की कोस्ट लाइन। इतने बड़े एरिया को मैनेज करना, उसकी निगरानी करना, ये कोई आसान काम नहीं है। यहाँ बात सिर्फ नेशनल रिसोर्सेज की नहीं है, बल्कि उन लाखों मछुआरों की रोजी रोटी और सुरक्षा की भी है। चलिए समुद्री सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं देश के अंदर एक बहुत ही जरूरी एनवायरमेंटल इशू पर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं 2025 की टाइगर मोर्टेलिटी रिपोर्ट के बारे में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA का डेटा एक चिंताजनक नंबर दिखा रहा है। 2025 में कुल 166 बाघों की मौत हुई और इसमें 31 तो शावक यानी कब्ज थे। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी मौतें हो क्यों रही हैं और कहाँ हो रही हैं? और डेटा देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। मध्य प्रदेश, जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, वहां सबसे ज्यादा यानी 55 बाघों की मौत हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में 38। देखिए, MP में टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां मौतें भी सबसे ज्यादा हैं। इससे साफ पता चलता है कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतने ही बड़े कंजर्वेशन के चैलेंजेस। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए ये रहे मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। जैसा कि हमने देखा, पिछले टाइगर काउंट में MP सबसे आगे था। वैसे पूरे इंडिया में पिछली रिपोर्ट के हिसाब से 3682 टाइगर्स थे। अब सबको नई सेंसस रिपोर्ट का इंतजार है। एनवायरमेंट से अब शिफ्ट करते हैं जियोपॉलिटिक्स की तरफ। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रिक्स से। ब्रिक्स ग्रुप में एक बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव के सेंटर में है इंडिया।
तो खबर ये है कि 1 जनवरी 2026 से इंडिया ने तीसरी बार ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभाल ली है और 18वां समिट भी इंडिया ही होस्ट करेगा। लेकिन इस बार ये प्रेसिडेंसी पहले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब ब्रिक्स ग्रुप एक्सपैंड हो चुका है और इंडिया एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है। आइए देखते हैं ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले थे 5 ओरिजिनल मेंबर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें 5 नए देश जुड़ गए हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। तो अब ये ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स प्लस हो गया है। इससे ग्रुप की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत दोनों ही काफी बढ़ गई है। चलिए अब ब्रिक्स से आगे बढ़कर देखते हैं कुछ बड़े नेशनल डेवलपमेंट्स। देश के अंदर क्या नया हो रहा है, क्या पहली बार हो रहा है, उस पर एक नजर डालते हैं। ये हैं कुछ ऐसी चीजें जो देश में पहली बार हो रही हैं। लखनऊ में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। दिल्ली में पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन बनने जा रहा है। सूरत देश का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी बन गया है और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। ये सभी देश की तरक्की की निशानियां हैं। और हाँ, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा। टारगेट है 15 अगस्त 2027 तक इसे शुरू करने का। इसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर और इसमें जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सोच कर देखिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। चलिए अब बात करते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स की। देखते हैं 2025 में किन लोगों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया। सबसे पहले कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक के जाने माने वायलिनिस्ट R.K. रामकुमार जी को इन्हें 2025 के लिए संगीता कलानिधि अवार्ड से नवाजा गया है। ये कार्नाटिक म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और भी कुछ बड़े अवार्ड्स हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जय शाह को मिला, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिशेल बैचेलेट को दिया गया और लिटरेरी वर्ल्ड का बड़ा सम्मान बुकर प्राइज डेविड जेले को मिला है। 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल जी को दिया गया। ये पूरी लिस्ट काफ़ी इम्प्रेसिव है। और आखिर में आइए चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, जहां कुछ नए बदलाव हुए हैं। तो देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 5 तो परमानेंट हैं, जिनको P5 कहते हैं। बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका टर्म 2 साल का होता है। ये जो 10 सीट्स हैं, ये रोटेट होती रहती हैं ताकि अलग अलग देशों को मौका मिल सके। तो अब 5 नए देश नॉन परमानेंट मेंबर्स बन गए हैं। ये हैं बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया। ये उन 5 देशों को ज्वाइन करेंगे जो पहले से ही मेंबर हैं: डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। इस तरह से काउंसिल में हमेशा अनुभव और नए पर्सपेक्टिव्स का बैलेंस बना रहता है। अच्छा, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ जो स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि हाल ही में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं उनके दूसरे टर्म के लिए। इस पर सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।